मतलब क्या हुआ कि ये विलयन ऐसे अवयवों को मिलाकर बनते हैं जिनके अणुओं का आकार, अणुओं की संरचना तथा अंतर आणविक बल जो हैं समान होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये दो चित्र में आप देखेंगे, इस चित्र में ए और बी को मिला करके एक ए बी विलयन तैयार किया गया है। इन दोनों को मिला करके ए बी विलयन तैयार किया गया है। मान लीजिए इसमें ये विलेय है और ये विलायक है। मान लीजिए ए, इसमें मैं ए को विलेय कह देता हूँ और बी को मैं विलायक कह रहा हूँ। ज़रा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आगे चीज़ आपको समझ में आसानी हो जाएगी। इसको विलायक कह रहे हैं, इसको हम विलेय कह रहे हैं और ये विलयन हो रहा है। तो जो ये कंडीशन है जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, आदर्श विलयन बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो क्या चाहिए? ये कंडीशन चाहिए कि इनका जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए और ए के अणु, मतलब विलेय के अणु, ये जो है हम यहाँ पर जो ए और ए में दिखा रहा हूँ इसके अंदर इस तरह से विलेय के अणु हैं, और यहाँ पर जो बी में जो बी और बी का दिखाया गया है ये विलायक के अणु हैं। अब यहाँ पर जो विलेय है, इस विलेय के बीच अणुओं के मध्य जो इंटरेक्शन है वो ए इंटरेक्शन है। मतलब इंटरेक्शन का मतलब जो है अन्योन्य क्रियाबल, अन्योन्य क्रियाबल जिसको कहेंगे आप, जो है जो अन्योन्य क्रियाबल है वो ए और ए के बीच में है। ठीक है, अन्योन्य क्रियाबल, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, वो किसके बीच में है? ए और ए के बीच में है। इसी तरह से जो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें बी और बी के बीच में अन्योन्य क्रियाबल है। कैसा? इसके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स है या अन्योन्य क्रिया बल है। बी और बी के मध्य अन्योन्य क्रिया बल है। यहाँ पर बी और बी के मध्य जो अन्योन्य क्रिया बल है इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, अन्योन्य क्रिया बल। अन्योन्य क्रिया बल है बी और बी के बीच में, और यहाँ पर इस विलयन में ए और ए के बीच में अन्योन्य क्रिया बल है। ठीक हो गया। अब यहाँ आप देखते हैं जो हमारा सॉल्यूशन है, दोनों को आपने मिला दिया, ये बन गया विलयन। इस विलयन के अंदर जो अन्योन्य क्रिया बल हैं वो तीन प्रकार के अन्योन्य क्रिया बल हैं। एक ए मध्य में जो यहाँ पर इस तरीके से जो ये किया जा रहा है, तो ये इसके अणुओं के मध्य ए और ए के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इसके बीच में जो है अन्योन्य क्रिया बल है। इसी तरह से यदि विलयन बनाते हैं तो ए और ए के मध्य अन्योन्य क्रिया बल है, फिर बी का अन्योन्य क्रिया बल है, और ए बी का। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये कण एक दूसरे से इस तरीके से जो हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं, मतलब जो है उनमें ये चीज़ें हो रही हैं। तो किसी आदर्श कंडीशन के लिए या आदर्श विलयन होने के लिए ए अन्योन्य क्रिया बल बी अन्योन्य क्रिया बल के बराबर होना चाहिए और ए बी अन्योन्य क्रिया बल के बराबर होने चाहिए। ये तीनों बल जो हैं बराबर होने चाहिए, तब वो आदर्श विलयन कहलाएगा। आदर्श विलयन का मतलब कि जो विलयन सभी सांद्रण पर, सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है आदर्श विलयन कहते हैं। तो जो विलयन है यहाँ पर, वो विलयन में ए अन्योन्य क्रिया बल बी अन्योन्य क्रिया बल के बराबर है और ए बी अन्योन्य क्रिया बल के बराबर है। ये तीनों बल जो है, क्योंकि जब आप इसको मिलाएंगे तो इसमें जो है आपके दो प्रकार के कण होंगे। एक कण इसमें ए के होंगे, एक कण बी के होंगे। तो अब जो है जब आप ये इन दोनों को मिला रहे हो तो इसमें बहुत सारे अणु ए के हैं, इसमें बहुत सारे अणु बी के हैं, तो वो सारे अणु इसके अंदर मौजूद हैं और वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ए और ए, बी और बी या ए बी। तो इनके मध्य जो आकर्षण बल हैं, कह लीजिए यदि वो आकर्षण बल समान होने चाहिए, तीनों के मध्य समान होने चाहिए, तो ऐसे विलयन जो हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और ऐसे विलयन ही राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। कौन से नियम का? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये जो है राउल्ट के नियम का जो है पालन करते हैं। इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन वो होते हैं जो सभी सांद्रण पर, सभी
ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इस तरीके से इस चीज़ में मतलब अन्योन्य क्रिया बल जो है वो बराबर होने चाहिए। आगे ये सारी चीज़ें आपको आई। ये अंतराण्विक बल भी कह सकते हैं आप, जो हमने यहाँ पर लिखा अंतराण्विक बल, ए के मध्य अंतराण्विक बल, बी के मध्य अंतराण्विक बल और ए बी के मध्य अंतराण्विक बल जो है बराबर हैं, क्योंकि इस ए बी सॉल्यूशन के अंदर एक ए है और एक बी है, तो इस तरह से इनके कण आपस में टकरा सकते हैं, इनमें जो है अंतराण्विक बल लग सकता है। वो अंतराण्विक बल समान होना चाहिए, तो वो राउल्ट का और नियम का पालन करेगा, इसलिए वो जो है आदर्श विलयन कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आदर्श विलयन बनने के लिए आवश्यक शर्तें। यहाँ से हम कुछ शर्तें लिखते हैं, आदर्श विलयन बनने की आवश्यक शर्तें। और कौन जुड़ा? अब हम बात करते हैं आदर्श विलयन बनने के लिए, विलयन के लिए आवश्यक शर्तें समझना है और याद करना है। आवश्यक शर्तें, यहाँ पर इसको समझिए और इसका फर्स्ट क्लास से नोट्स बनाइए आप, जो है अच्छे तरीके से समझ करके क्या शर्तें होती हैं, आवश्यक शर्तें, इन पर हम बात करेंगे। अब पहली शर्त है, फर्स्ट जो शर्त है कि राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक हो गया, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम जो भी है वो आप लिख सकते हैं, इस नियम का ये पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है, जैसे कि P है ना, P जो है आपका, P सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काई विलायक के। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, काई विलायक के किसी सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा हो सकता है। या राउल्ट का नियम क्या हो सकता है, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P विलायक कर सकते हैं इसको आप, P विलायक शुद्ध अवस्था में, P विलायक और काई विलायक, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ की वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राउल्ट के नियम का ये पालन करते हैं। दूसरा जो है कि दो अवयवों को मिलाने पर, दो अवयवों, कुछ दो अवयव कोई भी हो सकते हैं, दो अवयवों को मिलाने पर, जब मिलाएंगे तो विलयन तैयार होगा, मिलाने पर न तो ऊष्मा अवशोषित होती है, न तो ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, और न उत्सर्जित, और न उत्सर्जित, मतलब कि इसके लिए जो डेल्टा H होता है वो इक्वल टू होता है 0। अब यहाँ पर डेल्टा H की मैं यदि बात करूँ तो जो डेल्टा H है हमारा, जो डेल्टा H है हमारा, वो हमारा इक्वल होगा, यदि डेल्टा H नेगेटिव है तो ये बताता है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया को। याद कर लें, डेल्टा H यदि नेगेटिव की बात होती हो तो ऊष्मा सेपी, और यदि डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है तो ये दिखाता है ऊष्मा शोषी प्रक्रम को या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को, जिसमें ऊष्मा शोषित की जाती है और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है। ये सब इसके अंदर हम बात करते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, इस चीज़ को बात रखेंगे। और डेल्टा H इज इक्वल टू यदि 0 है तो इसका मतलब क्या है, न तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और न ही अवशोषण, या इसका मतलब न तो जो है प्रक्रम ऊष्मा सेपी है और न प्रक्रम ऊष्मा शोषी है। नंबर तीसरा बिंदु, 3 बिंदु इसके अंदर आते हैं। तीसरा बिंदु है दो अवयवों को मिलाने पर, दो अवयवों
को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक हो गया। दो विलयनों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। मतलब अब इसको समझना है, मतलब कि जैसे ए अवयव था प्लस आपने बी अवयव मिलाया और इधर आपको मिला ए बी। ठीक है, दो अवयव मिलाया आपने, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यदि यदि आप जो है इसको 5 लीटर आपने रखा है और इसको रखा है 10 लीटर, ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी का जो आयतन होना चाहिए इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी 15 लीटर होना चाहिए। इसको कितना होना चाहिए, 15 लीटर होना चाहिए, तभी डेल्टा वी इक्वल टू 0 का मतलब यही है। इसको कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको जो है ठीक इसके बराबर होना चाहिए, जोड़ के बराबर होना चाहिए, सम के बराबर होना चाहिए। ये जो है हमारा इसके लिए तीसरा कंडीशन होती है। ये 3 मुख्य कंडीशन है जो आदर्श विलयन के लिए आवश्यक होती हैं। पहला है उसे राउल्ट का नियम का पालन करना है, और कहाँ पालन करना है कि हर सांद्रण पर करना है और हर ताप पर, हर सांद्रण व ताप पर। मतलब किसी भी ताप पर, ताप की भी कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी ताप पर उसको जो है राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। जैसे कि मैंने अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट के नियम को यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, है ना। और दो अवयवों को मिलाने पर न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए और न ही ऊष्मा जो है अवशोषित होनी चाहिए। दो अवयवों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। इस तरीके से डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3 शर्तें आवश्यक हैं आदर्श विलयन होने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको नोट करिए आप। अब बात आती है कि क्या कोई पदार्थ आदर्श विलयन बनाते भी हैं या नहीं बनाते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी लिखती है कि पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, कुछ हद तक जो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं वो हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कि याद भी रखने होंगे। पहला एग्जाम्पल आपका एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को यदि मिला दिया जाए, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन को यदि मिला दिया जाए तो एक एग्जाम्पल आपका ये बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल बन जाता है हमारा ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन। ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास। बेंजीन और टॉल्यून का भी एग्जाम्पल है। यदि आप बेंजीन और टॉल्यून को मिला देते हैं तो ये एग्जाम्पल हैं, बेंजीन प्लस टॉल्यून। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये आदर्श विलयन के अंतर्गत आते हैं। इनको हम जो हैं आदर्श विलयन मान सकते हैं
इनको, अगर हम इनको मिलाते हैं तो मतलब ये राउल्ट के नियम का भी पालन करते हैं। इनको मिलाने पर जो है आयतन में परिवर्तन 0 होता है, इनको मिलाने पर जो है हीट चेंज यानी ऊष्मा में परिवर्तन 0 होता है और ये आयतन परिवर्तन 0 होता है। इनको जो है हम आदर्श विलयन कह सकते हैं। तो ठीक हो गया, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ये सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आप जो हैं बड़े उससे लिख करके समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से इन चीज़ों को समझ गए। आदर्श विलयन के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है कि भाई इनके बीच जो अन्योन्य क्रियाबल ए के बीच अन्योन्य क्रियाबल बराबर बी के बीच अन्योन्य क्रियाबल और बराबर ए के बीच अन्योन्य क्रियाबल। एक चीज़ इसको भी याद रखना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप जो है ध्यान रखेंगे। आगे हम अब बात करते हैं जो हमारे पास है अनादर्श विलयन की जो बात है उस पर हम अब जो है चर्चा करेंगे। तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं इस स्लाइड में हम देखते हैं जो यहाँ पर व्यतीत किया गया। आदर्श विलयन तो आपने पढ़ ही लिया है। अब जो है अनादर्श विलयन यानी ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। अनादर्श विलयन यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। अब देखिए क्या इसका डेफिनेशन है, वो यहाँ लिखा है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है या अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करते या राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। क्लियर बात हो गई। अब जो है इसके प्रकारों की बात यदि हम करें तो इसके जो प्रकार हैं वो यहाँ पे दो तरह के प्रकार इसके दिए गए हैं। एक आपका ये प्रकार है और एक प्रकार आपका ये है। ठीक है, तो एक प्रकार क्या है कि वे विलयन, क्या लिखा है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अभी इस पर बात करेंगे कि धनात्मक विचलन होता क्या है, इस पर हमको बात करना है। तो पहले तो इसको समझना है कि भाई ये इनके प्रकार कितने हैं अनादर्श विलयन के। डेफिनेशन स्पष्ट है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो कुछ उससे ऊपर नीचे होते हैं राउल्ट के नियम से। यदि धनात्मक पर विचलन प्रदर्शित करते हैं तो एक प्रकार ये हो गया। एक प्रकार ये हो गया कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं तो दो तरह के हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं वो दो तरह के हो गए। एक जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और एक जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंतर्गत आने वाले हैं वो जो है। पहला वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, राउल्ट का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है इसमें, तो इसको जरा ध्यान से हम देखेंगे आज जो है आगे करेंगे। तो ये दो प्रकार इसके हो गए। अब इन्हीं को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो आइए पहले हम जो है इस पॉजिटिव डेविएशन वाले को ले लेते हैं इसमें। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, अब देखेंगे इसमें ये जो है इस स्लाइड को अब हम देखते हैं कि इस स्लाइड में हमें क्या मिलता है। आइए देखते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ स्लाइड को। ये स्लाइड में आप देखेंगे कि वे विलयन, थोड़ा सा इसको समझेंगे इसमें क्या है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास पहला प्रकार था अनादर्श विलयन का। ठीक है, अनादर्श विलयन का ये जो है पहला प्रकार है जिसमें कोई जो विलयन है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है राउल्ट के नियम से। अब यहाँ पर क्या है, ये शर्तें हैं भाई तीन तरह की। पहला क्या लिखा है PAB, किसी राउल्ट के विलयन में PAB का मतलब क्या हो गया कि विलयन का, इसका मतलब क्या हुआ विलयन का वाष्प दाब। PAB क्या प्रदर्शित कर रहा है इसमें, इस सूत्र में, इस सूत्र को याद कर लेंगे तो आपको हर चीज़ आ जाएगी। विलयन का वाष्प दाब की बात कर रहा है ये। क्लियर, विलयन के वाष्प दाब को ये बता रहा है। और PA का ये अवयव A का वाष्प दाब है। ये जो है अवयव A का वाष्प दाब है। A और B को मिलाया गया है तो ये A का वाष्प दाब है। क्लियर हो गया, यहाँ पे A का वाष्प दाब हो गया। और ये जो दिखा रहा है ये B का वाष्प दाब दिखा रहा है। B का वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रहा है। ये B के वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रहा है ना। PA राउल्ट के नियम में था तो ये जो है होना क्या चाहिए था यहाँ पर इक्वल। यदि इक्वल होता तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता।
क्लियर बात। यदि इसको हम इक्वल करें तो दैट मीन्स कि ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, लेकिन ये क्या है, इसमें ग्रेटर है। तो पहला बिंदु ये है कि जो विलयन का जो कुल विलयन का जो दाब है वो इनके योग से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा बिंदु क्या है कि डेल्टा मिक्सिंग, अभी हमने बात किया था डेल्टा एच की हमने बात की थी, वहाँ पर हम मिक्सिंग लिख दिया है, वहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पहले वाली इससे पहले जो स्लाइड हमने पढ़ी थी यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आप जो है इनको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि डेल्टा एच जो है इसको आप मिक्सिंग कह सकते हैं। यहाँ पर इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, मिक्सिंग लिख सकते हैं। इस तरीके से मिक्स कर दिया आपने तो मिक्सिंग कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी बात हो रही है, यहाँ इस स्लाइड में भी इन दोनों की बातें यहाँ पे हो रही हैं। ये तो डेल्टा मिक्सिंग जो है वो भी क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी, जबकि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 से ग्रेटर हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखना है। डेल्टा वी जो है वो भी बढ़ जाएगा, इसमें डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 3 कंडीशंस हो गई भाई धनात्मक विचलन के लिए। इन 3 बिंदुओं को हमें याद रखना है कि जो विलयन का दाब होगा वो ज़्यादा होगा और डेल्टा मिक्सिंग जो है वो ज़्यादा होगी 0 से, और जो है ये भी ज़्यादा होगा 0 से। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 2 विलयन मिलाए गए हैं, ये ए के इंट्रैक्शन है, ये बी का यहाँ पर अन्योन्य क्रिया बल है या अंतराण्विक बल है। जब आप यहाँ मिला रहे हैं तो इसके अंदर ये इस तरीके से 3 इंट्रैक्शंस होंगे। तो इसमें क्या है, इसके लिए क्या है कि ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रेटर होते हैं ए बी इंट्रैक्शन से। मतलब एक और ए बी के बीच का जो अन्योन्य क्रिया बल है वो कम होता है ए अन्योन्य क्रिया बल और बी अन्योन्य क्रिया बल से। अब हम एक काम कर सकते हैं कि भाई हम ए को जो है विलेय मान सकते हैं, ए को हम क्या कर सकते हैं, विलेय मान सकते हैं, और बी को हम जो है इस बी को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम जो है विलायक मान सकते हैं, बी को हम विलायक मान सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि विलेय का जो अन्योन्य क्रिया बल है, यानी विलेय का अन्योन्य क्रिया बल और विलायक का अन्योन्य क्रिया बल यहाँ पर किन दोनों के बीच में लग रहा है, विलेय और विलायक के अन्योन्य क्रिया बल से। विलायक के अन्योन्य क्रिया बल से, इसको समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये अन्योन्य क्रिया बल से अधिक है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि विलेय अन्योन्य क्रिया बल तथा विलायक अन्योन्य क्रिया बल विलायक अन्योन्य क्रिया बल से अधिक होता है। वही चीज यहाँ नीचे लिखी गई है। इसमें वे विलयन जिनमें ए इंट्रैक्शन बी अन्योन्य क्रिया बल ए अन्योन्य क्रिया बल से अधिक होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि विलेय अन्योन्य क्रिया बल, ठीक है, विलेय अन्योन्य क्रिया बल तथा विलेय तथा विलायक अन्योन्य क्रिया बल, विलायक अन्योन्य क्रिया बल, विलायक अन्योन्य क्रिया बल विलायक अन्योन्य क्रिया बल से विलायक अन्योन्य क्रिया बल से अधिक होता है। ये चीज आप यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं, अधिक होता है। ये होता है हमारे पास स्पष्ट तौर पर, हम इसको समझ गए कि क्या चीज है। ये 3 बिंदु आप समझ गए। अब आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अगर इसको आप समझ गए हैं तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखेंगे ये जो है राउल्ट के नियम को यहाँ पे दर्शाया गया है इस डायग्राम में। इस डायग्राम को देख लेंगे थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने ऐसे कर लिया। चलिए अब देखते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम में यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ काई ए बराबर 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं काई बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काई ए इज इक्वल टू 1 और काई बी इज इक्वल टू 0।
तो ये वाला जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन हो जाएगा पी ए को प्रदर्शित करेगा, और ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका पी ए नॉट को व्यक्त करेगा। और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे यहाँ से 0 से, तो ये पी बी को व्यक्त करेगा, पी बी को, और यहाँ पर ये पी बी नॉट को व्यक्त करेगा। और ये वाला जो है हमारे पास पी ए बी को व्यक्त करेगा। पी ए बी बराबर हमारे पास होगा पी ए धन पी बी। ये राउल्ट का नियम है भाई, ठीक है, ये राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम है। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। मतलब ये भी जो है आपका, ये जो ग्राफ होगा आपका वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये जो सीधी लाइन थी ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ होगा ये भी कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा, डॉटेड लाइन से मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ, ऊपर बढ़ जाएगा इस तरीके से। और ये वाला ग्राफ भी आपका ऊपर से इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। हर चीज़ इसमें जो है बढ़ गई, समझ गए मेरे ख्याल से। इसमें जो है हर चीज़ जो है आपकी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, है ना। मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन ये थोड़ी सी लाइन ऊपर की तरफ बढ़ गई, यानी पी ए भी बढ़ गया। इस लाइन में आप देख पा रहे हैं कि पी ए भी बढ़ गया, पी बी भी बढ़ गया, है ना, पी बी भी बढ़ गया, पी ए भी बढ़ गया। तो ये जो है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ये इससे कहा जाएगा धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। ये कब प्रदर्शित होगा धनात्मक विचलन, जब ए डैश ए विलय विलय और बी डैश बी अन्योन्य क्रिया बल ज़्यादा होगा ए बी के मध्य। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये बिंदु आपने ध्यान रखना है, ये तब होगा। अब इसके लिए पी ए बी जो है वो ग्रेटर होगा, जैसे कि अभी हमने कहा था पी ए नॉट काई ए धन पी बी नॉट काई बी, ऊपर लिखा हुआ है। डेल्टा मिक्सिंग जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा मिक्सिंग जो है V इक्वल ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये तीन बिंदु ये याद रखने, तीन बिंदु ये याद रखने, और ये डायग्राम में आपने ध्यान रखना है कि डायग्राम में ये सब जो है बढ़ जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब है एग्जाम्पल्स की बात। ये तो हो गया डायग्राम, भाई एग्जाम्पल्स भी याद रखने, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं, देखो किस तरह के हैं। नंबर 1 अल्कोहल, जब भी अल्कोहल आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये देखो अल्कोहल, एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अल्कोहल दूसरे वाले को मत छोड़िए, आप अल्कोहल को देखिए। यदि अल्कोहल आया हुआ है कहीं पर भी तो आप समझिए कि उसमें जो है पॉजिटिव डेविएशन है। अल्कोहल के साथ पॉजिटिव डेविएशन, मतलब यदि आप अल्कोहल देख रहे हैं, किसी भी सूत्र में अल्कोहल लिखा हुआ है तो वो जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बिंदु तो ये हो गया अल्कोहल। दूसरा बिंदु क्या दिखाई दे रहा है आपको, एसीटोन दिखाई दे रहा है। दूसरा बिंदु क्या दिया, एसीटोन टोल्यून, या टोल्यून दिखाई दे रहा है, एसीटोन। यदि एसीटोन फिर अल्कोहल भी है, यहाँ पर देखो है ना, कार्बन डाइसल्फाइड है तो एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे करके हो सकता है। CCl4 दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल्स में आप देख पाएंगे अधिकतर अल्कोहल है और दूसरा एसीटोन, इनके एग्जाम्पल हैं। ये जो है आपको देखना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ये जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई आपकी यहाँ पर। तो ये दो बिंदु आप इसमें समझ गए अच्छी तरीके से, ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स को नोट करिए और इसको जो है देखिए कि अल्कोहल यदि दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आगे। इस चित्र को अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, फिर एक बार इसको बाद में आपको फिर से दोबारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले उसकी, देखते हैं आगे है क्या इसमें, नहीं आगे नहीं है, चलिए ठीक है। तो इतना जो है आप आज करिए, कल फिर जो है यहाँ से आगे अब आपको जो नेगेटिव डेविएशन है उस पर बात करेंगे हम, कल बात करेंगे। इतना ये जो भी आपको लिखाया कराया गया है इसको आज आप करिए, ठीक हो गया। आदर्श विलयन कराया है और दूसरा अनादर्श विलयन कराया है और उसके प्रकारों की बात की है, तो इस चीज़ को हम करेंगे आगे। और एग्जाम्पल्स को देखिए, डायग्राम को देखिए, इस तरीके से डायग्राम किस तरीके से बन रहा है इसका, और इसको समझिए, फिर आगे देख करके तब देखते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज, और कल